तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तौलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। शिवमंगल सिंह सुमन की ये कविता साहस और संघर्ष की कविता है, और जब जिक्र महिलाओं का आता है तो इसका महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे समाज में खुद को साबित करने के लिए महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। और जब महिला सशक्त होती है तो एक परिवार या समाज नहीं, पूरा देश मजबूत बनता है। और ऐसी ही साहसी और सशक्त महिलाएं आज हमारे साथ हैं, जिनसे दिल्ली पुलिस का महकमा रोशन है। तो मेरे साथ है यहाँ पर गीता रानी वर्मा, एडिशनल सीपी हैं ट्रैफिक, यूपी की रहने वाली हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हैं अपने खास सब्जेक्ट्स में। उषा रंगनानी मैम हैं, डीसीपी हैं आईजीआई एयरपोर्ट, आगरा में पली बड़ी हैं। जहांगीरपुरी दंगों को शांत करने में बहुत अहम भूमिका इन्होंने निभाई है। और अपूर्वा गुप्ता हैं हमारे साथ, डीसीपी पूर्वी दिल्ली हैं। ये दिल्ली में ही पली बड़ी हैं, दिल्ली को अच्छे से समझती हैं और मैनेजमेंट में गई थी, लेकिन फिर जब सेवा का जो भाव मन में था उसको संतुष्टि नहीं मिल रही थी, तो एक बार फिर से इन्होंने कोशिश की और फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने भी आईपीएस जो है वो क्रैक किया। तो हमारे साथ ये खास महिलाएं, इनके जीवन के, इनके संघर्ष की कहानियों को हम सुनेंगे। हम बिरला विद्या निकेतन में बैठे हुए हैं, नई दिल्ली में ये स्कूल है, और उसके बहुत ही होनहार छात्राएं जो हैं वो हमारे साथ हैं यहाँ पर, और वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शरीक हो रही हैं। गीता मैम, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके पास आना चाहूँगी। जिस घर में पिता डिप्टी कमिश्नर थे, लेकिन ये पहले ही तय हो चुका था कि नौकरी नहीं कर रही, और आपने भी मन बना लिया था, होम साइंस आप कर रही थी, अचानक कैसे रास्ता बदला और कैसे आप यहाँ तक पहुँची, बताएं हमारे दर्शकों को। मेरे फादर का ये मानना था, क्योंकि हम यूपी से थे और 30 साल पहले ये माना जाता था कि नौकरी में आना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जब मैंने अपने डैड से पूछा कि साइंस लूँ या होम साइंस लूँ, तो मेरे डैड ने बोला कि होम साइंस लो, साइंस क्यों लेना है तुमको, तुम्हें नौकरी थोड़ी ना करनी है। तो मैंने होम साइंस ले ली, सिंपल। बिल्कुल। और फिर उसके बाद आगे की कहानी भी बताएं। और उसके बाद एक अजीब सा मिरेकल हुआ कि जब मैंने अपना बीए एमए कंप्लीट कर लिया, मीन टाइम जब मैं बीए में थी तो मेरी सगाई हो गई थी, और 87 में सगाई हुई और 88 में शादी थी। तो मीन टाइम मेरा रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट में मैंने एमए लिटरेचर, एमए हिंदी लिटरेचर में गोल्ड मेडलिस्ट थी मैं, और मेरा टॉप में नाम आया कि मैंने टॉप किया है गढ़वाल यूनिवर्सिटी में। और देन माय हस्बैंड आस्क्ड मी, तभी शादी हुई 1 महीना पहले, तो हस्बैंड आस्क्ड मी कि तुम बिना कुछ किए, बिना पढ़े अगर टॉप कर सकती हो तो तुम सिविल सर्विसेज क्यों नहीं देती हो। और देन माय जर्नी स्टार्टेड। बेहतरीन। उषा जी, आप थ्रू आउट टॉपर, स्कूल से लेके कॉलेज तक, आप सुन लीजिए ये बात। और उसके बाद इनके घर में भी ये साफ था कि नौकरी नहीं करनी है, और इन्होंने भी कहीं ना कहीं ये मन बना लिया था कि शादी करेंगे, विदेश में जाके सेटल हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर रास्ता बदलता है। और अब उषा जी, आप बताइए, आप यहाँ तक कैसे पहुँची? अदिति, बचपन से ही मैं बहुत पढ़ाई में अच्छी थी, हमेशा टॉप कर जाती थी। पहली बार मैं 7th क्लास में टॉप करी, तब कोई उम्मीद भी नहीं थी। और उसके बाद से फिर जो कंधों पे बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन बढ़ गया, हमेशा कंपटीशन, टॉप आने के लिए हमेशा मेहनत करना। पर बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्वालिटी पे फोकस रहता था हमेशा, बहुत आसानी से पास कर जाती थी और अच्छे नंबर्स आ जाते थे, टॉपर्स में ही हमेशा नाम रहता था। 12th हो गया, तब सोचा कि कुछ ऐसा करेंगे, हम तो बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, ऐसा एग्ज़ाम देंगे जो इंडिया का सबसे टफ एग्ज़ाम होगा। आ गया रिजल्ट, एंड आई वाज सिलेक्टेड इन फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ प्रीलिम्स। आ गया रिजल्ट और हो गया फिर मेंस भी, और इंटरव्यू फेस करना पड़ा। बहुत अच्छा भी नहीं हुआ, बहुत ख़राब भी नहीं हुआ। तो उम्मीद थी पूरा हो जाएगा सिलेक्शन, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन, मैं फाइनल फेल हो गई। वो मेरे लिए लाइफ का सबसे पहला और सबसे ज़ोरदार तमाचा था एकेडमिक्स में कि यस, यू कैन ऑल्सो फेल। शायद बहुत ज़रूरी था,
मेरे ओवर कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए। घर वाले मेरे, मैं बिजनेस क्लास फैमिली से थी, उन्होंने क्लियर कहा था सर्विस ही नहीं करनी है, आपको शादी करेंगे किसी अच्छे से घर में, आप सेटल होइएगा, उसके बाद आपके हस्बैंड जो कराए वो करेगा, जैसा मैम के भी आगे हुआ फैमिली में। तो मैंने कहा ठीक है, आप अपना घर देखें, लड़का देखें, मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ, एग्ज़ाम तो देने देना, इतना समय दे देना। बोलते ठीक है, एग्ज़ाम दे दो एक बार, कोई बात नहीं है। पूरे समर्पण भाव से पढ़ाई करी, दिन रात कुछ नहीं देखे, घंटे नहीं देखे। मेंस भी हो गया, इंटरव्यू कॉल भी आ गया, इस बार कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इंटरव्यू हो गया एज यूजुअल, ठीक ठाक हुआ, उम्मीद थी कि इस बार हो जाएगा, पूरी उम्मीद के साथ रिजल्ट का वेट किया गया। अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। उस समय ज़िंदगी का सबसे बड़ा धक्का लगा। इस एग्ज़ाम में हमेशा सक्सेस एबनॉर्मल होती है और फेलियर बहुत नॉर्मल होता है, तो मेरे साथ नॉर्मल सी चीज़ हो रही थी, लेकिन मुझसे डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। बहुत नेगेटिव थॉट्स थे मेरे मन में, मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मेरे घर वालों को डर लगता था, मुझे अकेले रूम में नहीं छोड़ा जाता था, कहीं कुछ कर न ले। मैंने कहा अब नहीं दूंगी, बस ख़त्म। तो मेरे परिवार में मेरे भाई ने मुझसे कहा एक अटेम्प्ट दे लो, मेरे लिए दे लो, चाहे कितने आप बस दे लो। मैंने कहा मुझसे होगा नहीं, बहुत थक चुकी हूँ, मेरी हेल्थ भी ख़राब हो रही है अब। बोलते नहीं दे लो। तो फिर बहुत मेहनत करी, प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, प्रीलिम्स भी हुआ, मेंस भी हुआ, इंटरव्यू का कॉल भी आया, लेकिन इस बार दूसरा प्लान भी रेडी था। तो बस रिज़ल्ट आने से एक दिन पहले मेरा वीज़ा आ चुका था और नेक्स्ट ईयर रिज़ल्ट आया, तो मैंने देखना नहीं चाहा रिज़ल्ट। फिर सिलेक्शन हो चुका था और आईपीएस में ही हुआ था। इस बार प्रेफरेंस दी थी आईपीएस को अच्छी, तो आईपीएस में सिलेक्शन हुआ। तो जो कहते हैं ना कि एक बार आप बहुत मेहनत करते हो, अपने से उम्मीदें रखते हो, फिर आप लाइफ के साथ टर्म्स में आ जाते हो कि ठीक है, आई विल सेटल फॉर लेस, then destiny then plays its role and then eventually it gives you what you really wanted in life. The feeling was amazing. तो अपूर्वा जी, आप पर अब आते हैं। मैनेजमेंट कर रही थी, जॉब लग गई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, घर परिवार में भी दिक्कत नहीं थी, दिल्ली की पली बड़ी लड़की, लेकिन फिर क्या हुआ आखिर? जॉब करते करते क्या वो मन में भाव आया कि आप इस रास्ते पर चल पड़ी? अदिति जी, मेरी कहानी इन दोनों से थोड़ी सी डिफरेंट है। आई वॉज नेवर वेरी स्टूडियस, आई वॉज नेवर अ क्लास टॉपर, हमेशा एवरेज या अबव एवरेज ब्रैकेट में थी पढ़ाई के मामले में। थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि इन दोनों टॉपर्स को सुन के मैं वाकई में घबरा गई थी। आप अभी भी मेरे स्कूल टीचर्स से पूछेंगे तो आई एम श्योर दे विल वेरीफाई दिस फैक्ट फॉर मी। सो यस, आई वाज लकी इनफ दैट जो ग्रेजुएशन में जिस कॉलेज से करना चाहती थी, जिस कोर्स से करना चाहती थी, वही मिला। ग्रेजुएशन भी अच्छी तरह हो गई। उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर जॉब इन गुड़गांव फॉर 6 months। वहाँ पे हाँ थोड़ा सा डिसोरिएंटेशन ये हुआ कि देयर मस्ट बी मोर टू लाइफ देन दिस। हमारा जो समाज है, हमारी जो दुनिया है, उसमें इतना सब कुछ है करने के लिए, इतने सारे लोग हैं जुड़ने के लिए, एंड डे इन एंड डे आउट एक नंबर क्रंचिंग है या लैपटॉप के सामने बैठ के आप काम कर रहे हैं। तो यही लगा कि देर मस्ट बी अ बिगर पिक्चर आउट देयर एंड आई मस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन इट। मतलब आई मस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन हिस्ट्री बीइंग मेड, आई मस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन सम काइंड ऑफ सोशल चेंज, देर हैज़ टू बी सम प्रोडक्टिविटी टू माई लाइफ मोर देन just that. So that was the feeling. Then one day randomly my mother suggested that why don't you try for civil services. Again मतलब बहुत ज़्यादा उनकी कभी सुनी नहीं, but somehow this idea stuck in my mind in such a manner that I decided to quit my job. That was somewhere in January. And पहले अटेम्प्ट में जैसा मैम ने कहा कि everybody wants to just try it out. So 3 महीने का ही टाइम था मेरे पास, प्रीलिम्स मई में थे। आई थॉट द सेम थिंग कि एक बार बस एग्ज़ाम दे के देखते हैं, अगर प्रीलिम्स क्लियर करने तक का है तो आगे हो जाएगा, अगर प्रीलिम्स नहीं हुए तो दैट मीन्स यू हैव टू थिंक अबाउट हायर स्टडीज़, MBA और समथिंग। सो सेम थिंग दैट समहाउ प्रीलिम्स हैपेंड, देन यू हैव नो चॉइस बट टू अपीयर फॉर मेंस। उसके लिए पढ़ाई करो, मेंस भी हो गए, देन इंटरव्यू हो गया। तो शायद किस्मत में था, बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ तो नहीं आई थी, बट समहाउ इट हैपेंड। गजब, बहुत बढ़िया। गीता जी, अब आप सबसे अनुभवी हैं यहाँ पर, इन आप तीनों में, तो मानसिकता जो महिलाओं को लेकर थी, क्या आपको बहुत ज़्यादा बदलाव लगता है? क्योंकि अब जो लड़कियों के लिए संघर्ष है और आपके ज़माने में जो संघर्ष था उसमें बहुत फ़र्क था। उस टाइम आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। कितना फ़र्क आप देखती हैं और किस तरह का संघर्ष आपका रहा है?
मैंने ज्वाइन किया था 93 में, और 93 से अब 2024 चल रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता है कि मेल्स की मेंटलिटी में कोई फ़र्क आया है। थोड़ा बहुत फ़र्क आया है कि पहले डाइवोर्सी और सिंगल को बहुत ज़्यादा ख़राब मानते थे, लेकिन अब उनको एक नॉर्मल तौर पे लिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी मेल मेल है, फीमेल फीमेल है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जितनी हमारी मदर्स हैं उनको इस बात की ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों को इस तरीके से पालें कि उसमें वो बेटा और बेटी में फ़र्क ना रखें। उषा जी, आपके अगर हम सफ़र की बात करें तो चाहे ट्रेनिंग का वक्त रहा हो या अब तक का सफ़र रहा हो या उससे पहले, ये महसूस होता है कि महिलाओं को ख़ुद को साबित करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ज़्यादा एफ़र्ट्स मारने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो जो कंडीशनिंग हो रखी है उसको बदलने में वक्त लगता है लोगों की, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिलाओं हो। देखिए, कुछ हद तक तो इस बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि ट्रेडिशनली इस प्रोफेशन में पहले, मतलब बहुत साल पहले की बात करें तो महिलाएं बहुत कम थी। बिल्कुल। और धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ी तो काफ़ी महिलाओं को ये प्रोफेशन समझ में आया कि दे कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ लॉ एनफोर्समेंट। और जब मैं सर्विस में आई तो ये जो वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स की जो बात करते हैं कि महिलाओं को बहुत प्रूव करना पड़ता है या महिलाओं को अच्छी पोस्ट नहीं मिलती या उनके साथ एक पार्टीसन एटीट्यूड होता है, इम्पार्शियलिटी नहीं होती, न्यूट्रलिटी नहीं होती, वो ऐसा नहीं था। इनफैक्ट इंडियन पुलिस सर्विस में जो, और स्पेशली दिल्ली पुलिस में जो एनवायरनमेंट है वो बहुत सपोर्टिव है, एक कैमराडरी का एनवायरनमेंट है। तो वंस यू प्रूव योरसेल्फ, यू डिलीवर व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, देन देयर इज नो लुकिंग बैक एंड देयर इज नोबडी देयर हु विल होल्ड यू बैक। तो माहौल चेंज हो रहा है अदिति जी, बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग और बहुत ज़्यादा अब सपोर्टिव एनवायरनमेंट है महिलाओं के लिए। बिल्कुल, और यही उम्मीद भी है उषा जी, ताकि जो सुदूर इलाके हैं, जो छोटे शहर हैं, छोटे या जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर भी महिलाओं की स्थिति में और सुधार आने की बहुत गुंजाइश बाकी है। तो यही हम उम्मीद भी करते हैं। अपूर्वा जी, आपके पास मैं आऊँगी। हम देखते हैं कि क्योंकि आप डीसीपी ईस्ट हैं, आप देखते हैं कि बहुत सारे क्राइम आप लोगों के सामने होते हैं, और ख़ासकर जब हम राजधानी की बात करते हैं तो एक शर्मनाक फीलिंग आती है कि हम कैपिटल में हैं लेकिन फिर भी बच्चियों के अगेंस्ट या लड़कियों के खिलाफ जो है अपराध बहुत हो रहे हैं। परेशान होती हैं आप भी बीइंग अ फीमेल, या अब थोड़ी सख्त हो गई हैं ये अपराध देख देख के? अदिति जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि शायद इस मामले में इस सिटी का और अदरवाइज़ ऑल्सो थ्रू आउट द कंट्री ये एक हमारा वीक पॉइंट रहा है एज अ सोसाइटी, एज अ सोशल सेटअप, कि इस तरह के अपराधियों को, इस तरह के जो मतलब मिस्चीफ मॉन्गर्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, दे यूज़ टू फील इट वाज वेरी इजी टू गेट अवे विद सच एक्टिविटीज़। हम सब ने बचपन में भी देखा है, आई एम श्योर आप सब ने भी फेस किया होगा, मैम ने भी देखा होगा कि इस तरह की चीज़ें बहुत कॉमन थी। बट इन द लास्ट 10 years आई डू फील कि एक सोशल चेंज भी आया है। गीता जी, यहाँ पर एक चीज़ और मैं जानना चाह रही थी, जैसे कि अभी आपने भी मेंशन किया और अपूर्वा ने भी मेंशन किया, आपके भी 2 बेटे हैं, और जब आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया कि किस तरह से वो बहुत प्राउड फील करते हैं कि मम्मा जो है इतना आगे तक पहुँची है। लेकिन क्या आप खुद भी, और आप ये मानती हैं कि जो बेटों की माँ हैं उनकी जिम्मेदारी अब ज़्यादा बढ़ गई है समाज को और बेहतर बनाने में, लड़कियों के लिए एक सुरक्षित माहौल पैदा करने में? बिल्कुल अदिति जी, जो बच्चे हैं, बेटे हैं, वो कहीं ना कहीं बेहतर हों, कहीं ना कहीं उनकी परवरिश इतनी अच्छी हो कि वो जितनी गर्ल्स हैं उनके सामने से निकल रही हैं, उनके आसपास में हैं, कम्युनिटी में हैं, तो उनको वो सेफ फील कराएं, ना कि उनको उनकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो। तो मैंने तो मेरे बच्चों की परवरिश ऐसी की है कि वो अपने आसपास की जितनी गर्ल्स हैं उनको सेफ फील कराएं, और यही मैं सारी माँओं से कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को वो परवरिश दें कि वो अपने साथ की जितनी, उनके साथ की जितनी भी गर्ल्स हैं, चाहे वो कज़न हो उनकी, चाहे वो फीमेल फ्रेंड्स हैं या उनके दोस्तों की सिस्टर्स हैं या जो भी आसपास हैं, तो वो सेफ फील करनी चाहिए और उनको उतना अच्छा लगना चाहिए कि हाँ, मैं
भाई के साथ हूँ या मैं इसके साथ हूँ और मुझे मेरे पे कोई आँच नहीं आएगी। तो अब मैं गुजारिश करूंगी कुछ बच्चियों से, अगर आप लोग कुछ पूछना चाहें तो। Good afternoon, ma'am. I'm Ananya Tyagi. My question is that as women working in law enforcement, what are some of the challenges that you face on a daily basis? उषा जी। Being a police officer itself is a big challenge, honestly speaking. Every day we face numerous challenges, and the most important challenge is with routine investigations, challenging cases. You have to be like catching the criminals, and sometimes they are very, very dangerous, dreaded criminals also. Good afternoon, ma'am. My name is Benu Gulati. I would like to ask you the question कि during your service period, when you started serving, आप लोगों को कोई ऐसा पॉइंट आया कि आप लोग डीमोटिवेट हो गए थे कि आगे इसके आगे, अब इस पॉइंट के आगे आप नहीं जा सकते, वो एक वहाँ पे ही आपका था कि अब इट्स जस्ट इसके आगे अब क्या ही करें? पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में अंतर आ गया, इनके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो वो जो क्वेश्चन पूछ रही है उसमें शायद ये टिप की भी ज़रूरत है उन्हें कि जब वो वक्त आ रहा है तब खुद को कैसे समझाएं। तो जब ऐसा वक्त आपने झेला है, क्योंकि तब आप कैसे खुद को समझा रही थी, क्योंकि उस वक्त पर स्टेबल रहना वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, निराशाएं आपके करियर में, आपके करियर को पाथ को चुनने में, उस पाथ की तरफ पहुंचने में बहुत बार आती हैं, पर वो इंसान ही क्या जो निराशाओं से घबरा के हार मान ले। बस उतना ही है कि आपको वो हिम्मत नहीं हारनी है, वो एक बहुत बड़ी बात है। और उसका जीता जागता एग्जाम्पल जो है वो हमारे सामने है। इन्होंने घर की जो भी चार दीवारियाँ थी उनमें रहना मंजूर नहीं किया, उससे बाहर ये निकली हैं। इन्होंने अपने पैरों की बेड़ियों को तोड़ा है और उसके बाद ये उस मुकाम पर पहुंची है। इनकी मेहनत, इनका संघर्ष है ये, जो हम सब के लिए बहुत बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। NDTV की इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।